नमस्कार। आज सुनते हैं जयश्री रॉय जी द्वारा लिखी कहानी छुट्टी का दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आज रविवार है, यानी छुट्टी का दिन। मैं सुबह से ही शाहजहानी मूड में हूँ। खूब देर से उठकर 4 घी चुपड़े आलू के पराठे दही के साथ खाकर ड्राइंग रूम में कूलर लगाकर दीवान पर मैं अखबार पसर गया हूँ। जाहिर है मेरी बीवी से मेरा ये सुख देखा नहीं जा रहा है। अंदर ही अंदर कुढ़ रही है और किसी न किसी बहाने बार बार सामने आकर अपनी भंडास निकाल रही है। इतने वर्षों में उसकी निरंतर बड़बड़ाहट का मैं आदी हो चुका हूँ। उसका बोलते रहना मेरे किसी काम में विघ्न नहीं डालता। ऊपर वाले ने एक दहाना दिया है, फाड़ती रहे। उसकी घमासान बमबारी के बीच मैं आराम से अखबार बांध सकता हूँ या मीठी नींद में खर्राटे भर सकता हूँ। एक अरसा हुआ मैंने उसकी सुननी छोड़ दी है। ये अलग बात है कि उसने बोलना कभी नहीं छोड़ा। बस यही विडंबना है। स्त्री पुरुषों की आनुवंशिक बीमारी मानकर अब मैंने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। मगर कहावत है कि देह पर मल का लेप लगा लेने से भी यम कभी पीछा नहीं छोड़ता। फिर ये तो मेरी पत्नी थी, 7 जन्मों के साथ का अलौकिक परमिट लिए। मेरे सुख में विघ्न डालने के लिए एक नया उपाय ईजाद कर अब वो ढेर सारी रद्दी के पहाड़ से लदी फदी मेरे सामने आ खड़ी हुई है। अखबार पढ़ लिए तो दो, रद्दी वाले को देना है। मैं अखबार से नजर उठाए बिना गंभीर मुख मुद्रा बनाकर ना में सिर हिलाता हूं। पत्नी के सामने मैं हमेशा ही बहुत गंभीर बना रहता हूं, ताकि वो अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर मुझ पर चढ़ाई न कर सके। उसके भयंकर तेज और अग्नि रूपा रणचंडी स्वरूप के आगे मेरा ये एक लौता डिफेंस है। मेरी गंभीर मुख मुद्रा देखकर वो थोड़ा नरम पड़ जाती है, ज्यादा दुस्साहस नहीं करती। वैसे भी मेरी पत्नी जब अपने चेहरे पर 101 किस्म की शिकायतें लेकर गला खकारती हुई सामने हाजिर होती है, मैं समझ जाता हूं महिषासुर मर्दिनी आज अपने पूरे फार्म में है और तत्क्षण एक कछुए की तरह अपने सुरक्षित खोल के अंदर घुस जाता हूं। चेहरे पर भयंकर गांभीर्य के भाव पैदा कर ऐनक चढ़ाकर किताब में सिर घुसा लेता हूं। भाव ऐसा कि इस वक्त मैं वार एंड पीस सरीखे किसी गुरु गंभीर साहित्य के अध्ययन में लीन हूं, जबकि यथार्थ में मैं किसी दोयम दर्जे के दैनिक में संता बनता मार्का चवन्नी छाप जोक पढ़ रहा होता हूं और बड़ी कठिनाई से अपनी खीसे निपोड़ने की इच्छा को संयत कर रहा होता हूं। मगर आज मेरा यह फार्मूला पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा था। श्रीमती जी पर सुबह से ही मानो देवी आई हुई थी। फर्श पर अखबार पटक कर वो स्टेन गन की तरह तरतरा कर चलने लगी थी। रात दिन या तो दफ्तर में झक मारते रहते हो या अखबार इंटरनेट में मुंडी घुसाए रहते हो। आखिर मैं किससे अपनी परेशानी कहूं? पूरा घर बिगड़ता जा रहा है। बच्चों को बड़ों का कोई लिहाज नहीं। बेटा सुबह शाम फेसबुक पर, बेटी मोबाइल पर और तुम्हारी पूज्य माताजी मेरे सर पर। और तुम। बंदूक की नली मेरी तरफ घूमते ही अचानक बिना सर्दी जुकाम के मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने लगता है और मैं तीव्र गति से खांसने लगता हूं। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है जो ऐसी स्थितियों में मैं उसे देता रहता हूं। अपने पुराण वाचन में उपस्थित हुए इस आकस्मिक व्यवधान से श्रीमती जी एक क्षण के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई थीं और फिर चेहरे पर वितृष्णा का अथाह भाव लिए कमरे से पांव पटकते हुए निकल गई थी। इधर फर्श पर अनाथ की तरह पड़े 50 अखबारों के 300-400 पन्ने एक साथ एक ही आवाज में चमगादड़ की तरह फड़फड़ाने लगे थे। लगा था अचानक से सुनामी आ गई है। सुबह सुबह संडे का मजा बिगाड़ देने के लिए जी चाहा था बीवी की ऐसी की तैसी कर दूं, मगर फिर अपनी भावनाओं पर काबू कर गया था। अब वो 20 साल पहले वाली नाजुक फूलों की छड़ी जैसी बीवी नहीं, वर्तमान की 90 किलो की खूब लड़ी मर्दानी वाली बरेली वाली बीवी थी, जिसे छूकर मैं अपनी जान का खतरा मोल नहीं ले सकता था। पिछली बार मजाक मजाक में मेरी कलाई मरोड़ दी थी। 7 दिनों तक बाएं हाथ के निकृष्ट काम दाएं से निपटाने पड़े। उस हादसे के बाद मैंने तौबा कर ली है। जंगली हाथी से भिड़ जाऊंगा, मगर इस जल हस्ती से नहीं।
अचानक मैसेज अलर्ट से मेरी गहरी सोच में खलल पड़ गया था। मोबाइल का स्क्रीन चमक रहा था। लपक कर देखता हूं, कोमोलिका का मैसेज है। टैगोर की 2 भावुक पंक्तियां। जे राते मोर दुआर गुली भांगलो झड़े। हमेशा की तरह बात सर के ऊपर से गुजर गई, मगर मुद्दा ये कि मैसेज लालित्यमयी कोमोलिका देवी की तरफ से प्रेषित हुआ था। यस। अपने दोनों हाथों को कुहनी से पीछे की तरफ मोड़कर झटक देता हूं। पोड़ी फसली रे फसली। ये नव दुर्वा जैसी रंगत वाली श्यामल बंगालन 6 महीने से भाव खा रही थी। किसी कस्बे से स्थानांतरित होकर हमारे हेड ऑफिस में आई थी। सुना था पति अपनी नौकरी की वजह से इसके साथ नहीं रह पाता है। यहां वो किसी के घर पेइंग गेस्ट बनकर रह रही थी। मुंह पर जब देखो इतना बड़ा अलीगढ़ का ताला और सामने फाइलों का स्तूप, जैसे पूरे दफ्तर में उसी ने सबके काम का ठेका लिया हुआ हो। रोज दफ्तर से निकलकर हम दोनों आगे पीछे चलते हुए एक ही बस स्टॉप पर खड़े होकर 15-20 मिनट तक अपनी अपनी बस का इंतजार करते, मगर वो कभी हाँ हूं से आगे बात बढ़ने ही नहीं देती। वैसे सच पूछो तो इस भारी नितंबों वाली स्त्री के पीछे पीछे रोज 1-8 घंटे तक चलना मुझे बुरा भी नहीं लगता था। एक तरह से मुफ्त में नैन सुख मिल जाता था। वो आगे आगे बतख की तरह कूल्हे मटकाते हुए नाजो अदा से चलती और मैं पीछे पीछे अपने अंदर एक दबी हुई उत्तेजना महसूस करते हुए बार बार अपना लाल भभूका हो रहा चेहरा पोंछते हुए चलता। अपने एक ही रूमाल से मोड़ मोड़ कर कभी मैं चेहरा साफ करता तो कभी अपने जूते। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा करने में कोई विकृत किस्म का सुख मिलता। दरअसल मेरी बीवी ने अपने इतने सालों की संगत से मुझे महाकिफायती बना दिया है। वो एक पत्ती में 3 बार चाय उबालकर पीती है। साबुन की बट्टी ताले चाबी में डालकर पोखर की चिकनी मिट्टी से बाल धोती है। यही नहीं, वो अम्मा के दूध में प्योर गंगा जल मिलाती है। कहती है सेहत की सेहत और पुण्य का पुण्य। उधर अम्मा बेचारी ये सोचकर परेशान कि रोज कांसे के गिलास में आधा सेर दूध का सेवन करके भी चुरमुराती क्यों जा रही है। अपना छुआरा बना चेहरा लेकर रोज बरेली वाली के पूरे खानदान का श्राद्ध करती, मगर बरेली वाली के कान मेजू तक न रेंगती। मैं जान के डर से अपना मुंह बंद रखता। मोटी बीवी का पतला पति होने के दुख को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है भला। सालों से 2 चड्डी बनियान में 12 महीने गुजार रहा हूं। मोजे से जब तक 10 अंगुलियां कछुए की तरह बाहर गर्दन निकालकर झांकने नहीं लगती, वो मोजे का नया जोड़ा नहीं खरीदने देती। हर जगह अपनी चप्पलें चटकाता फिरता हूं। सबके सामने जूते उतारने की फजीहत से बचने के लिए सालों मंदिर नहीं गया। अचानक से कभी कुछ खरीदने का हमारे यहाँ कोई प्रोविजन नहीं था, मगर अपने मायके वालों के लिए उसका मन भर का था। जब तब उसके 3-3 मुस्टंडे भाई आ धमकते और वो घी की हंडी उड़ेल कर पूरी कचौड़ी तलने बैठ जाती। खैर, अपनी पत्नी के बाकी गुण फिर कभी बघारेंगे। अभी तो मैं कोमोलिका सुंदरी की बात कर रहा था। हाँ, तो इस तरह से चलते हुए लंबे रास्ते का पता ही नहीं चलता। हम चल रहे थे, वो चल रही थी, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। अरे, ये तो वाकई एक गीत बन गया। क्या कह रहे हैं? ऐसा एक गीत ऑलरेडी है। दत्त, कवि बनने का आखिरी चांस भी गया। चल, जान दे, कोई गल नहीं। तो मोटी बात ये कि चल चल कर मैं दुबला हो रहा था, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। किसी भी तरह बात बनती न देख एक दिन मैं पुस्तक मेले से टैगोर की 2-4 किताबों का अंग्रेजी अनुवाद खरीद लाया था। एक तो अंग्रेजी जैसी फनी लैंग्वेज, उस पर बंगाली भावुकता के पितामह टैगोर की कविता, सब कुछ सर के ऊपर से गुजर गया। किसी तरह 2-4 पंक्तियों के भाव ग्रहण करने में सक्षम हो सका। एक बार डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में गरम समोसे के साथ टैगोर की 2-4 नरम नरम पंक्तियां परोस दी। तालियों के बीच कनखियों से देखा तो कोमोलिका अपनी काली डागर आंखों से मुझे विस्मय विमुग्ध होकर देख रही थी। तीर इस बार ठीक मछली की आंख पर बैठा था। उस शाम वो चपल हिरनी गजगामिनी होकर मंथर गति से चल रही थी।
संकेत पाते ही मैं चीते की तरह 2 छलांग में उसके पास जा पहुंचा था, एकदम सिंकारा, एनर्जी टॉनिक के मॉडल के माफिक। उसमें अपने टोल खाते गालों से हल्के से मुस्कुराकर मुझे न जाने किस नजरों से देखा था। मेरे अंदर एक भयानक विस्फोट हुआ था और इसके साथ ही मैंने महसूस किया था मुझे उससे प्रेम हो गया है। हालांकि प्रेम तो मुझे प्रायः ही किसी न किसी के साथ होता रहता है, मगर इस बार बात प्रेम से आगे की कोई गंभीर सी चीज लग रही थी। आजकल मुझे बात बात पर रोना आने लगा था। उस दिन संडास में बैठकर लोटा भर रोया था। बैठे बिठाए नाक सुरसुराने लगती और मैं अपने बाबरी बालों की जुल्फे लहराकर छत पर जा बैठता और चांद देखने लगता। अम्मा ओझा बुलाकर मेरी झाड़ू से कसकर पिटाई भी करवा चुकी थी, मगर नतीजा ढाक के 3 पात। रातों को जाग जाग कर उल्लू की तरह दिखने लगा था। चांद के हाला की तरह आंख के चारों ओर काला पड़ गया था। 24 घंटे दिल में बनी रहने वाली कसक साइकोसोमेटिक सिम्टम बनकर भीषण कब्ज का रूप धारण कर चुकी थी। जब अंदर का हाल ऐसा हो तो चेहरे का नक्शा भी बदलना ही बदलना था। लोग कहते शर्मा जी के चेहरे पर आजकल हमेशा 12 ही बजा रहता है। मैं अपने 12 बजे वाला चेहरा लेकर जिधर से गुजरता उधर मनहूसी सी जाती। मैं इधर अलग परेशान। मुझे ख्याल आया था कि लोग कहते हैं बंगाले जादूगरनी हुआ करती हैं, मगर अब क्या किया जा सकता था, मुझ पर तो उसका जादू चल ही गया था। अब कान झुकाकर उसके पीछे पीछे बलि के पठरू की तरह चलने के सिवा और चारा भी क्या था। मैं नहीं कर रहा था, यही एक गनीमत थी। मुस्कुराकर उस दिन वो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ एक रेस्तरां में बैठने के लिए राजी हो गई थी। मन मसोसकर मुझे उसे एक अच्छे से रेस्तरां में ले जाना पड़ा था। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन का ख्याल करके। मेरे मुंह से टैगोर की कविता सुनकर वो मुझे कोई सुरुचि संपन्न कवि टाइप का व्यक्ति समझने लगी थी शायद, जबकि अपनी दृष्टि में मैं बिल्कुल एक बनिया किस्म का आदमी था। जिंदगी भर नून तेल के हिसाब में बीत गया था और उस समय भी मेन्यू कार्ड देखते हुए मैं मन ही मन हिसाब किताब में उलझा हुआ था। जब तक लड़की की तरफ से शारीरिक सामीप्य का कुछ ठोस किस्म का आश्वासन न मिल जाए, तब तक उस पर ज्यादा व्यय करना उचित नहीं होगा। 2 लाइम सोडा का ऑर्डर देते हुए मैंने उदासीन भाव से कहा था, मुझे एसिडिटी हो रही है, इस वक्त कुछ खा नहीं सकूंगा। वैसे आप क्या लेंगी? मैं जानता था एक बार ऑर्डर दे चुकने के बाद उसकी तरह की कोई भी मध्यम वर्गीय महिला संकोच से कुछ और ऑर्डर नहीं दे पाएगी। करेला ऊपर से नीम चढ़ा के तर्ज पर महिला ऊपर से बंगाली महिला, डबल भद्रम महिला। लाइम सोडा पीकर चुप बैठी रह गई। बंगाल वाला ढेकुर अर्थात डकार भी नहीं ली। वो अपनी मुलायम आवाज में काजी नजरुल डिस्कस कर रही थी और मैं अपनी मुंह पर दिग्गज सा भाव ओढ़कर आप्राण उसकी साड़ी के किंचित ढलक जाने से गहरे गले की ब्लाउज से आधे चांद की तरह झांकते उसके शरीर की तरफ देखने से बच रहा था। स्त्रियों की छठी इंद्रियां इन मामलों में बहुत सजग होती है। वे झट से भाप जाती हैं कि कौन किस नियत का है। अपनी पहली मुलाकात का उस पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही भद्रलोक बनने का प्रयास कर रहा था, वरना वो मुझे झट लोभी कुत्ते की श्रृंखला में डाल देती और मैं बिना हड्डी के भैंस की तरह जुगाली करते बैठा रह जाता। इसके बाद वो अधिकतर शामों को मेरे साथ इधर उधर समय व्यतीत करने लगी थी। धीरे धीरे कछुए की तरह वो अपने खोल से बाहर निकल आई थी। बस चाहकर भी मैं कभी उसके मुंह उस अर्थ में नहीं लग सका, क्योंकि कभी उसके श्री मुंह से कतला की गमक आती, तो कभी रोहू की, तो कभी हिल्शा की। मैं नाली में अपना थुथना डाल सकता हूं, मगर मछली की पोचा बदबू नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे पता चला था अधिकांश मध्यम वर्गीय स्त्री की तरह वो भी अपने विवाहित जीवन में अकेलेपन और उपेक्षा की शिकार है। वो अपना जीवन, अपनी भावनाएं अपने पति के साथ शेयर करना चाहती है, मगर उसका पति 90% पतियों की तरह
उसकी भावनाएं नहीं समझता, उसकी बात नहीं सुनता, उसकी उपेक्षा करता है, इत्यादि इत्यादि। उसकी बातें अपने चेहरे पर हमदर्दी और आंखों में करुणा लिए मैं अर्धनारीश्वर बना अपनी जम्हाई जबरन रोके सुनता रहता और मौका देखकर सहानुभूति जताते हुए उसका हाथ भी दबा देता। वो मुझे एक संवेदनशील पुरुष समझती, जिसे स्त्री पुरुष के संबंधों में बराबरी का यकीन रहता है। मैं मन ही मन सोचता, यदि मेरी पत्नी को यह अवसर मिले तो वो भी यही पुराण किसी सहृदय पुरुष को सुनाने से बाज ना आए। 2-4 मुलाकातों में ही मैंने समझ लिया था, वो निहायत ही भावुक किस्म की बंगाली स्त्री थी। इससे मेरा काम जरा आसान हो गया था। मैं उसे किसी रेस्तरां में ले जाने की बजाय गंगा के किनारे ले जाता और 2 रुपए की मूंगफली खिलाकर 4-5 अदद कविताएं सुना डालता था। सब कुछ सस्ते में निपट जाता। महीने की पहली तारीख को गिन गिनकर मुझसे पगार लेते हुए बीवी भी खुश और महीने भर में 100 रुपए की मूंगफली खाकर मेरी बंगालन प्रियतमा भी खुश। लोग सच ही कहते हैं कि बंगाल में भाषण और प्रेम आज भी बहुत सस्ता है। रुपए के 10 के भाव से नेता और 30 मूंगफली की पुड़िया दर महीने एक रसोगोल्ला सरीखी प्रेमिका। राम राज्यो आर किसको बोलता है बोलूं? अरे साबाश, आमी तो बंगला बोलने लगा रे। मोबाइल की तरफ देखते देखते न जाने मैं कब सो गया था। काम वाली ने पोछा लगाना शुरू किया तो मेरी नींद खुली। सामने हमारी कॉलोनी की उर्वशी यानी काम वाली कांताबाई फिरकी की तरह घूम घूम कर फर्श पर पोछा लगा रही थी। जमीन पर ऊपरू बैठकर आगे की तरफ झुककर लय के साथ फर्श पर हाथ चलाते हुए उसके पूरे शरीर में एक मादक सी थिरकन व्याप रही थी। मराठी ढंग से बांधी गई तंग साड़ी से उसके विपुल नितंब मेरे एंगल से उल्टे नगाड़े की तरह दिख रहे थे। यकायक किसी आदिम इच्छा से भरकर मेरा मन हुआ था उठकर उन्हें दनादन बजा दूं। अभी मैं अपनी योजना के औचित्य अनौचित्य पर विचार कर ही रहा था कि पत्नी देवी फिर कमरे में प्रकट हो गईं। घुसते ही जाहिर है उसमें सारा माजरा समझ लिया था। एक दृष्टि उसने मुझ पर डाली और दूसरी कामवाली पर। मैं अपनी आंखें विडाल तपस्वी की तरह बंद करके पड़ा था और तामवाली भी अपना आंचल ठीक कर चुकी थी। मैं उसे उसकी मालकिन की दृष्टि बचाकर छोटी मोटी मदद कर दिया करता था और वो भी कृतज्ञता स्वरूप मेरे सामने यदा कदा अपना पल्लू दुरुस्त करना भूल जाती थी। हम दोनों में एक मौन समझौता था, मगर मेरी श्रीमती जी, जिनकी नाक सर्दी से 12 महीने बंद रहा करती थी, न जाने कैसे सब कुछ सूंघ लेती थीं। कई बार वो हमारे असतर्क क्षणों में अचानक प्रकट होकर छापा मार बैठती। इसी क्रम में 3 नौकरानियों की अब तक छुट्टी हो चुकी थी और अब मुझे आभास हो रहा था कि इस चौथी वाली का भी निष्कासन आसन्न था। अपनी अंगीठी जैसी गर्म आंखों से उसे एक मौन धमकी देकर वो मेरी तरफ मुड़ी थी। प्रभु, आप आज मध्याह्न भोजन में क्या ग्रहण करेंगे? उसके स्वर में बजबजाते व्यंग से तिलमिलाकर मैं आंखें खोलता हूं और फिर उसकी भीषण मुद्रा देखकर अपना पैतरा बदलकर नरम स्वर में कहता हूं, कुछ भी बना लो, जो तुम्हें ठीक लगे। वैसे तुम्हारी हाथ का कुछ भी बना स्वादिष्ट ही होता है। बात समाप्त करते ही मुझे लगा था मस्का कुछ ज्यादा हो गया। अभी अभी नौकरानी के नितंबों का दृष्टिभोग करके मैं जो अपने पत्नी व्रत के पथ से क्षणांश के लिए भटका था, उसकी ग्लानि इस अतिरिक्त मधुर वाणी से मेरी चतुर जीवन संगिनी पर व्यक्त हो गई होगी। सचमुच वो मेरे सामने खड़ी मुझे हिंसक भाव से देर तक घूरती रही थी। अंदर तो जान धुकधुका रही थी, मगर ऊपर से मैं भी निर्विकार भाव से मांजर की भांति आंखें मिचमिचाए पड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो धुंदुभी की तरह अपने पैरों के नीचे धरती में कंपन उत्पन्न करती हुई चली गई थी। नौकरानी भी न जाने कब भाग खड़ी हुई थी। अवसर पाकर मैं फिर कांताबाई के नितंबों पर ध्यान एकाग्र करने का प्रयत्न कर ही रहा था कि बाहर से पत्नी देवी का कर्णभेदी स्वर सुनाई पड़ा। वो अपनी पड़ोसन से दही जमाने के लिए थोड़ा जामन मांग रही थी। पड़ोसन अमला ने भी उतनी ही ऊंची आवाज में जवाब दिया था कि अभी वो नहा रही है, थोड़ी देर बाद जामन भिजवा देगी।
उसकी बात मेरे कान में पड़ते ही मैं इस तरह से औचक खड़ा हो गया था जैसे कोई स्प्रिंग लगा गुड्डा। हमारे बाथरूम के रोशनदान से अमला भाभी का पिछला आंगन दिखता था। आंगन के एक कोने को घेर कर उनके गुसल की छोटी सी जगह थी, जिसमें दरवाजे की जगह टाट का पर्दा लगा हुआ था। दोपहर में जब अधिकतर घर में कोई नहीं होता था, वो टाट का पर्दा गिराए बिना ही नहाती थी। एक बार अपने बाथरूम के रोशनदान पर मकड़ी के जाले साफ करते हुए मुझे इस बात का पता चला था, और फिर उस दिन के बाद मैं न जाने कितनी बार छिप छिप कर बाइस्कोप देख चुका था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे बैठे बिठाए अली बाबा का खुल जा सिमसिम वाला मंत्र मिल गया है। जब मन चाहे मैं खुल जा सिमसिम कहता और मेरे सामने तिलस्मी दुनिया का भव्य दरवाजा खुल जाता। अंदर मेरी भाभी अर्थात श्रीमती अमला त्रिपाठी मंदाकिनी स्टाइल में स्नान करती हुई दिखती, और मैं शरीफ आदमी संकोच और नैतिकतावश एक आंख मूंदे, सिर्फ एक आंख से, वो भी तिरछी नजर से देवी का जलाभिषेक देखता। संबंध में वो मेरी मुंहबोली भाभी लगती थी। फिर अम्मा भी कहती हैं, पराई नार को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत अच्छी नजर से, मेरी दूर की नजर बहुत अच्छी है, उन्हें अच्छी तरह देखते हुए अच्छी अच्छी बातें सोचा करता था। मसलन, यदि मुझे कभी उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए तो मैं किस भांति तथा भांति भांति से उनकी सेवा करके उन्हें तुष्ट संतुष्ट करूंगा, ताकि उन्हें अपने इस देवर पर नाज हो सके। अमला भाभी को नहाते हुए देखते हुए शायद मेरा मुंह कुछ ज्यादा ही खुल गया था। एक मक्खी भिनकते हुए मुंह के अंदर चली गई तो जोर जोर से खांसते हुए बाल्टी जिसे उल्टा करके उस पर मैं चढ़ा हुआ था समेत नीचे गिर पड़ा। चाहे बच्चे के कोने से सर टकराया तो तत्काल माथे पर एक आलू के बराबर घूमड़ निकल आया। आवाज सुनकर पत्नी ने प्लास्टिक का दरवाजा भड़बड़ाकर 1 ही मिनट में खोल डाला। अंदर मुझे भीगे हुए कुर्ते पजामे में इस तरह से भीगी बिल्ली की तरह खड़े हुए देखकर उसकी आंखें एक बार गिद्ध की भांति सिकुड़ गईं। मैं अपना सर सहलाता हुआ कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ रहा था, और वो कमर पर दोनों हाथ धरे जासूस गोपीचंद की तरह स्थिति का मुआयना कर रही थी। मुझे उसके भींचे हुए होठों में अदृश्य सिगार दिख रहा था, जिससे धुएं के छल्ले उठकर रोशनदान की तरफ जा रहे थे। रोशनदान की तरफ उसकी दृष्टि निबद्ध देखकर मेरा कलेजा सूख गया था। उसका ध्यान उधर से हटाने के लिए मैं तत्काल सर चकराने का बहाना करते हुए लड़खड़ाने का अभिनय करने लगा था। उसने मुझे थाम कर शयन कक्ष में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया था। आंखें बंद किए लेटे लेटे मैं सोच रहा था, इस बार भी हनुमान जी की कृपा से मैं बच गया। आनन फानन में मैंने 5 रुपए के लड्डू चढ़ाने की मन्नत मान ली। पिछली बार प्लास्टिक की बाल्टी पर चढ़ने से बाल्टी पिचक गई थी और मैं मुंह के बल चह बच्चे में घुस गया था। उस दिन अगर पत्नी ने पीछे से आकर मुझे बाल पकड़कर बाहर निकाला ना होता तो मेरी निश्चित ही जल समाधि हो जाती। उसके बाद बाजार जाकर मैं लोहे की बाल्टियां खरीद लाया था, ताकि उन पर खड़े होकर निश्चिंत दूसरी तरफ का नजारा लिया जा सके। ये सब मैं सोच ही रहा था कि तभी पत्नी की चीख सुनकर चौंक पड़ा था। थोड़ी ही देर बाद वो घबराई हुई अंदर आई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मेरे पास बैठकर कांपती हुई उसने रुक रुक कर कहा था, वो रोशनदान, बाथरूम। बाथरूम? रोशनदान? ये शब्द सुनते ही मेरे देव कूच कर गए थे। इस बार तो मैं जरूर पकड़ा गया। हे ईश्वर! मेरी बातों पर ध्यान न देकर वो हकलाती हुई कहती रही थी, वो त्रिपाठी भाई साहब खुले आंगन में ऐसे नहाते हैं। छे, कोई बच्चे हैं, इतने बड़े होकर नंगे नहाते हैं। सुनकर मेरे सामने सारा मामला स्पष्ट हो गया था। जरूर मेरे पीछे श्रीमती जासूसी करने रोशनदान से झांकी होगी, तो अमला भाभी की तरह त्रिपाठी भाई साहब भी दिगंबर होकर। अचानक जैसे मुझे राहत मिली थी कि चलो मेरी चोरी पकड़ी नहीं गई, मगर फिर दूसरे ही क्षण ये सोचकर कि मेरी पत्नी त्रिपाठी भाई साहब को विवस्त्र देख चुकी है, मुझे जोर का झटका लगा था। त्रिपाठी भाई साहब सुदर्शन पुरुष हैं। अपनी भूरी पर हाथ फेरते हुए मेरा दिल बैठने लगा था। बिगड़े बच्चों को ही संभाल नहीं पा रहा, अब बीवी बिगड़ गई तो
मेरी तरह मेरी पत्नी को भी क्लाइडोस्कोप देखने का शौक लग गया तो तत्क्षण मेरी मुट्ठियां भींच गई थीं। बेशर्म औरत, तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी दूसरों के घर में झांकने की? क्या मेरे पीछे यही सब करती फिरती हो? तुम्हें अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं, एक विवाहित स्त्री होकर? मेरी बातें सुनकर मेरी पत्नी का चेहरा फक पड़ गया था। वो भयभीत नेत्रों से मुझे देख रही थी। मैं उठकर दांत पीसते हुए बाहर निकल गया था। आज ही मजदूर बुलाकर ये रोशनदान बंद करवाता हूं और तुम्हें भी इसी दीवार से अनारकली की तरह चुनवाता हूं। पत्नी पीछे से पुकारती रह गई थी और मैं घर से निकलकर निरुद्देश्य चल पड़ा था। थोड़ी दूर जाने पर मुझे गुड्डी की सहेली मधु दिख गई थी। उसने मुझे देखते ही हेलो अंकल कहकर हाथ हिलाया था। हेलो बेटा, मॉडर्न अंकल बनकर मैंने उसके अभिवादन का जवाब दिया था और कुछ दूर निकलते ही मुड़कर पीछे से उसे देख था। टाइट जीन्स और टी शर्ट में उसका फिगर बहुत सुंदर दिख रहा था। अपने उच्छृंखल होते विचारों को मैंने लगाम लगाया था। मेरी बेटी गुड्डी की सहेली है। इसके बाद बिना सोचे समझे मैं तिवारी जी के घर में घुस गया था, क्योंकि यही घर सबसे पहले दिखा था। तिवारी जी खा पीकर अभी अभी डकार लेते हुए बैठे थे और झाड़ू की काठी से अपने दांत खोद रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने शतरंज बिछा दिया था। उनकी पत्नी ने मुझे पानी का गिलास पकड़ाते हुए मुंह बनाया था, पर मैंने बुरा नहीं माना था। उनका रंग दूध जैसा गोरा था और गोरे लोगों के चेहरे की कोई भी भंगिमा मुझे बुरी नहीं लगती। पहली बार पानी पीते हुए मेरे ध्यान में आया था कि उनके भी नहाने की जगह आंगन के एक कोने में है। मेरा हृदय श्रीमती तिवारी के स्नान दृश्य की कल्पना करते हुए फिर से धुकधुकाने लगा था। शतरंज की 4-5 बाजियां खेलकर शाम ढलते ढलते जब मैं अपने घर लौटा, मेरी पत्नी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। उसे शायद लगा था मैं गुस्से में घर त्याग कर कहीं गया हूं। खैर, मैं उसके इस भ्रम को बनाए रखना चाहता था, इसलिए मन ही मन उसकी दयनीय स्थिति का आनंद उठाते हुए चेहरे पर दुर्वाशा का सा भाव लिए कमरे के अंदर जा बैठा। मेरी अम्मा एक सनातन सास की सफल भूमिका निभाते हुए अपनी बहुरानी को आंगन की खटिया पर पसर कर लगातार कोसे जा रही थी। मैं कनखियों से उसकी मुख मुद्रा देखकर मजा ले रहा था। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अपनी दुर्दांत पत्नी की ये बेचारी सी अवस्था देखकर मैं अंदर ही अंदर एक हिंसक प्रसन्नता से भरा जा रहा था। थोड़ी ही देर में बहुत समारोह के साथ मेरे सामने 56 भोग परोसा गया। पूड़ी, निमोना, अचार, मखाने की गाढ़ी खीर। भोजन देखते ही पेट के अंदर मेरी अतड़ियां चटक उठी थी। याद आया था आज दोपहर मैंने भोजन किया ही नहीं। सुबह के 4 पराठे कब के हजम हो चुके थे। अपनी लालच दबाए मैं बहुत देर तक मुंह भारी करके ना नुकुर करता रहा था और बहुत मान मनोबल के बाद ही खाने को राजी हुआ। क्रोधित कुत्ते की तरह हल्के हल्के गुर्राते हुए मैं नेट डटकर खाया और फिर बिस्तर पर मुंह फुलाए पसर गया। पत्नी घर का काम निपटाकर घंटे भर बाद मेरे बगल में चुपचाप आकर लेटी। मैंने महसूस किया वो नहा कर आई है। उसके भींगे बालों से चमेली के तेल की सी गंध आ रही थी। मेरी ऐठी हुई स्नायु अनजाने ही मुलायम पड़ने लगी थी। बिस्तर पर मंचित होने वाले एक वैवाहिक नाटक की भूमिका के लिए मैं मन ही मन तैयार होता हुआ जाहिर तौर पर किसी शव की तरह बिना हिले डुले पड़ा हुआ था। मेरी पीठ के पीछे चूड़ियां छनक रही थीं, पाजेब झनक रहे थे और मैं दुर्बल पड़ता जा रहा था। स्थिति ये थी कि एक संकेत मात्र की प्रतीक्षा में मैं व्यग्र हुआ जा रहा था। सत्यानाश हो हमारी स्त्रियों की इस भारतीय लाज लज्जा और संकोच का। एक एक पग उठाने में सदियां बिताती हैं। इस तरह तो पूरी रात ही ढह जाएगी। कल फिर सोमवार, ऑफिस के काम में जुटना पड़ेगा। मेरी स्नायु में तनाव अब चक्रवात का भयंकर रूप लेने लगा था। खुद को संभालना कठिन हो रहा था। और तभी मेरी पत्नी का 2.5 किलो का सनी देओल मार्का हाथ मेरी पीठ पर हल्के से पड़ा और मैं तत्क्षण फिरकी की तरह घूमकर उससे लिपट गया था। वो भी किसी लता की तरह मेरी देह से लग गई थी। थोड़ी देर तक मान मनुहार जैसे निरर्थक और टाइम पास बातों का आदान प्रदान हुआ और फिर हम
मुख्य मुद्दे पर आ गए। जैसा कि सारे विवाहित व्यक्ति जानते हैं, दुनिया के सारे वैवाहिक झगड़े बिस्तर पर ही सुलझाए जाते हैं। संधि समय लगभग वही 1-12 बजे। कॉम्प्रोमाइज एट मिडनाइट। अपनी पत्नी के प्रति पहले की तरह रोमांटिक महसूस करना अब इतना सहज नहीं रह गया था, खासकर उसके वर्तमान रूप रंग में। आखिर किया भी क्या जा सकता है इस मामले में? ये दिल मांगे मोर, सो अपनी पत्नी को बर्दाश्त करने के लिए तथा इन क्षणों को कुछ ज्यादा रोचक बनाने के लिए मैंने मन ही मन अपनी अमला भाभी का आह्वान किया और वो तत्क्षण मंदाकिनी की तरह जलप्रपात सहित हमारे बिस्तर पर अवतरित हो गई। मैंने अपनी पत्नी का नाम होठों ही होठों में दोहराते हुए मंदाकिनी देवी के दर्शन में मन लगाया। इससे पहले कि मैं आगे की मुख्य कार्यवाही शुरू कर पाता, यकायक मेरी पत्नी भी अप्रत्याशित रूप से दुशासन का अवतार ग्रहण करते हुए मेरे चीर हरण में उद्धत हो गई। मैं अवाक, हतवाक। मुझे जोर का झटका वाकई जोर से लगा और मैं सुखद आश्चर्य से भरकर उस अंधेरे में ही उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न करने लगा। आज तो चमत्कार ही हो गया। अपनी 9 गजी साड़ी में हर मौसम में सर से पैर तक मुड़ी रहने वाली मेरी लाजवंती पत्नी, जो विवाह के 20 वर्ष बाद भी बंद कमरे में नई दुल्हन की तरह शर्माती है, आज यकायक राखी सावंत जैसी बोल्ड मगर नहीं ब्यूटीफुल होकर मेरा चीर हरण करने पर उतारू हो गई थी। मगर मैं भी कौन सा द्रौपदी था कि रोकर अपने सखा को स्मरण करता। निर्लज पुरुष होने के नाते उल्टे प्रसन्नता में दांत निकालकर हंस रहा था। चलो, ये कुछ काम की तो हुई, चाहे फिर इतनी देर से ही सही। देर आए दुरुस्त आए। दिगंबर प्राय होकर मैं उसे भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित करने के लिए प्रवृत्त हुआ, मगर वो बिना मेरी सहायता के ही स्वयं इस शुभ कार्य को संपन्न कर बैठी। इसे कहते हैं स्वावलंबी होना। अंधकार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा था, उसे निरख कर मैं आनंद से भाव विह्वल होकर अपनी आंखें मूंद कर कह बैठा, अमला भाभी, तुम कितनी सुंदर हो। इससे पहले कि अपनी भयंकर गलती का एहसास कर मैं अपनी जीभ को रगड़ देकर रोकता, झट से अंधकार में श्रीमती जी का स्वर गूंजा था, आप भी तो कितने हैंडसम हैं त्रिपाठी भाई साहब। धराम। सदी का तीसरा एटम बम गिरा था और दुनिया के नक्शे से एक और हिरोशिमा मटियामेट हो गया था। मैं बिजली का भयंकर झटका खाकर खाट से नीचे गिर पड़ा था और अंधकार में होश खोकर संज्ञाहीन होने से पहले अपनी पत्नी का घबराया हुआ स्वर सुनता रहा था, सुनिए जी, ये आपको क्या हो गया? एक ही नाम सुनकर गश खा गए। मैं तो आपके मुंह से न जाने किस किस का नाम सुन सुनकर भी आज तक अपना होश संभाले हुए हूं। उसके प्रश्नों का उत्तर न देकर मैंने फिलहाल अचेत हो जाना ही श्रेयस्कर समझा। उस समय ठीक 12 बजे थे और मेरा छुट्टी का दिन समाप्त हो चुका था। तो ये थी जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी छुट्टी का दिन। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।